जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती हैं तो पूर्ववर्ती दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। एक वाताग्र क्या कहलाता है? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अवरुद्ध वाताग्र या फिर स्थिर वाताग्र? तो यह कहलाता है उष्ण वाताग्र। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन की जहाँ जो आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या भी की जाएगी इस तरह से, इसलिए आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें जिससे कि आप व्याख्या को नोट करते चलें। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इस क्वेश्चन में हम देखेंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे। वी जर्कनेस, फिट जारा, सा या फिर लैफर्ड? तो ये क्या था? वी जर्कनेस ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं इसकी डिटेल व्याख्या क्या है। वी जो जर्कनेस हैं ये एक नॉर्वेजियन भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी, यानी कि जो ये भौतिक विज्ञान और मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का संबंध चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है। चक्रवात घूमती हुई वायुराशि का नाम, यानी चक्रवात जो घूमती है ऐसे ऐसे, उसी वायुराशि का एक नाम है। इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो एक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, या इसी को बोलते हैं बल कीमक चक्रवात। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद करना है। यदि पूछ दे उष्णकटिबंधीय चक्रवात को और किस नाम से जानते हैं तो उसको जानते हैं बल कीमक चक्रवात, ठीक है। और दूसरा जो है वाह्योष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या इसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये आपके लिए शब्द नया है। वाह्योष्ण किसे कहते हैं? तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसी को बोलते हैं वाह्योष्ण चक्रवात। चलिए, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाशिक क्षेत्र की गहराई कितनी मीटर तक के बीच होती है? 800 से 1000 मीटर, 200 मीटर तक, 500 से 1000 मीटर या फिर 1.5 किलोमीटर? तो इसकी जो गहराई होती है वो होती है 200 मीटर तक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश है जल या समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक जा सकता है। इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता और जल के अंदर अंधेरा होता है। इसी कारण आपने देखा होगा जब भी जो गोताखोर होते हैं अपने सर पे एक लाइट लिए होते हैं जिससे कि उनको दिखाई दे, और कृत्रिम सांस, यानी पता है आपको ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 200 मीटर तक। क्यूरोसियो है किस महासागर में देखी जाती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर कोई नहीं? तो जो क्यूरोसियो धारा है यह देखी जाती है प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यह कैसी जलधारा है? यह एक गर्म जलधारा है। ये भी पूछ ले कि जो क्यूरोसियो धारा है वो कैसी जलधारा है? तो गर्म धारा है, ठीक है। ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है। इसका जो प्रवाह वेग होता है 3 से 5 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर समुद्री मील होता है। और सर्दियों में जो सतह का पानी है इसका तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्यूरोसियो धारा है वो गर्म जलधारा है। तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण? तो जो तापीय ऊर्जा परियोजना है यह जो है ध्वनि प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो परंपरागत थर्मल पावर स्टेशन होते हैं इसमें पानी को गर्म करने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है जिससे उच्च दाब पर भाप बनती है। इससे बिजली पैदा करने के लिए टरबाइनें लगाई जाती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन में से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती हैं किस तरह से? निवल ऊर्जा, द्वितीयक उत्पादन, निवल भंडारण या फिर निवल प्राथमिक उत्पादन? तो इसको किससे इंगित की जाती हैं? इसको इंगित की जाती हैं निवल प्राथमिक उत्पादन से, ठीक है। लाइट चली गई है। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है। यह किसके द्वारा बताया गया? वान थ्यूनेन, वीवर, वेबर या फिर पेंक? तो यह दिया गया था वान थ्यूनेन के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कब हुई थी? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। 1921 से 51, 1911 से 21, 1981 से 2001 या फिर 2001 से 2021? तो जो जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी वो हुई थी 1911 से 1921 के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसी को बोलते हैं जो है इसको, इस समय जो जनसंख्या में वृद्धि जो कमी आई थी 0.31% की कमी आई थी। इसलिए इस वर्ष को साल इस यानी कि जो 1921 को बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड, यानी कि 1921 जो वर्ष है इसको बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे देश की जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती जा रही है। और 2030 तक हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर असम?
तो जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट को। जो कर्नाटक है, यहाँ पे एक बाबा बुदान पर्वत है या पहाड़ी है, तो 17वीं शताब्दी में बाबा बुदान द्वारा इसे अरब से लाया गया था और कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बुदन पहाड़ियों पर इसको लगाया गया। देश का सर्वाधिक कहवा उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है तथा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन में ब्राज़ील आता है। और जो सर्वोच्च कोटि का जो कहवा होता है उसे बोलते हैं अरेबिका, अरेबिका, ठीक है। और जो भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी है या फिर कहवा है उसको बोलते हैं रोबस्टा। जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी है उसे बोलते हैं रोबस्टा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निष्कर्ष क्या है। तो जो भारत की नगरीय बस्ती है उसकी जो परिभाषा है वो है 5,000 से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है। स्वचालित वाहन उद्योग, सूती उद्योग, रेयान उद्योग या फिर रसायन उद्योग। तो जो डेट्राइट है वो प्रसिद्ध है स्वचालित वाहन उद्योग के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो मोटर गाड़ियों के जो डेट्राइट अमेरिका के मिशिगन प्रांत का एक स्वचालित वाहन उद्योग शहर है। यानी कि जो अमेरिका का मिशिगन प्रांत है वहाँ पे एक वाहन उद्योग है, उसी शहर के नाम से ही है जो डेट्राइट के तट पर अवस्थित है। यहाँ हेनरी लीड एंड हेनरी फोर्ड नामक प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, यानी कि जो फोर्ड की आपने गाड़ी देखी होंगी वो अमेरिका की हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोहा इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, लकड़ी व युद्धक विमानक के भी उद्योग हैं। और पीथमपुर को, जो भारत में पीथमपुर है, पीथमपुर को अब आपको कमेंट करना कि पीथमपुर कहाँ है। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। नई दिल्ली का सीबीडी है, यानी कि सीबीडी क्या है आइए देखते हैं। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या फिर कनॉट प्लेस। तो जो दिल्ली का सीबीडी है वो है कनॉट प्लेस। अब सीबीडी क्या होता है आइए समझते हैं। जो दिल्ली का सबसे बड़ा व्यवसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है वो है कनॉट प्लेस और इसका नाम जो है ब्रिटेन के शाही परिवार सदस्य यानी कि ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। इसका डिजाइन WH निकोल और टार रसेल ने की थी। यह मार्केट अपने समय की भारत की सबसे बड़ी मार्केट थी, यानी कि जो दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है वो है कनॉट प्लेस, इसीलिए इसको नाम दिया गया CBD। अगला जो क्वेश्चन हमारा, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। कापरनिकस, टालमी, लाप्लास या फिर चैम्बरलिन। तो हेलियोसेंट्रिक जो सिद्धांत है वो कापरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो कापरनिकस हैं वे यूरोपियन खगोलशास्त्री हैं जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर किया था, अर्थात हेलियोसेंट्रिक का सिद्धांत दिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण या फिर 90 डिग्री उत्तर। तो जो आर्कटिक वृत्त है वो कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आइए समझ लेते हैं। देखिए ये भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये साउथ है। इसके बाद आता है 66.5 डिग्री, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्कटिक वृत्त, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपक्षय, अपरदन, भूस्खलन या फिर साधारण भूस्खलन। तो अपने ही स्थान पर शैलों का जो विघटन है और अपघटन है इसकी प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है अपक्षय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कणिका में विघटन किसका एक उदाहरण है। कणिकामय विघटन है, ये कणिका हो गया है। कणिकामय विघटन किसका एक उदाहरण है। यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, पादप अपक्षय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कणिकामय अपक्षय है वो उदाहरण है एक आंतरिक अपक्षय का, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी को सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, यानी कि जो पृथ्वी पर चट्टानें हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो चट्टानें इसमें टूट फूट होती है उसी को बोलते हैं अपक्षय, ठीक है। यह अपरदन से भिन्न होता है क्योंकि इसके टूटने से निर्मित भू पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, क्योंकि चट्टान बड़े बड़े होते हैं, जब ये टूटते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। यही इसकी विशेषता है, यही अंतर है अपरदन और अपक्षय में। अगला क्वेश्चन, मध्य कपासी किसका एक उदाहरण है। निम्न मेघ का, मध्य मेघ का, उच्च मेघ का या फिर उनमें से कोई नहीं। तो जो मध्य कपासी है वह क्या है, एक मध्य मेघ का उदाहरण है। और पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर बादल को 4 प्रकार या फिर 4 प्रकार उच्च मेघ, मध्य मेघ
निम्न मेघ व ऊर्ध्वाधर मेघ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मध्य कपासी मध्य मेघ का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बादल है यानी कि मेघ है उसको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। निम्न मेघ, मध्य मेघ, उच्च मेघ और एक क्या है, एक है ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर मेघ है। ठीक है, 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था? जलवायु दशाएं, वर्षा और तापमान, वनस्पति मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो उदाहरण है वर्षा और तापमान का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संक्रमिका। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार या फिर विंध्य पठार। तो क्या है ये जो है उच्चतर जो है कहाँ पे है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और जो छोटा नागपुर पठार है ये भारत के सर्वाधिक यही है, और यह पठार झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व बिहार में फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। चलिए बढ़ते हैं आज के सीरीज की सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? उल्टा, सीधा, दोनों या फिर वन प्रणाली में उल्टा। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव क्या होता है? सीधा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे हम ऊर्जा के पिरामिड के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं ऊर्जा कम होती जाती है। पिरामिड के प्रत्येक चरण में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का 90% उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है और केवल 10% जो ऊर्जा होती है वही संग्रहित होती है। ठीक है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे जैसे ये गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, तो यहाँ 90% खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 10% ही बचेगा। यही होता है। किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन की भूमि उपयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? मैकिंडर। यह क्या था? LD स्टम्प ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका, कनाडा, अंटार्कटिका या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह पाई जाती है अफ्रीका में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है। इधर देश है, इधर स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है। रोडेशिया, मिल्पा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्राज़ील में रोका होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया में टाबी नहीं होता है, ये होता है लदांग। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका गलत है। और सूडान में नगासू होता है। तो इस 3 के 3 सही हैं। जो गलत है वो सिर्फ और सिर्फ सी वाला गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं। रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए जाना जाता है? रॉटरडम कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है। तो ये किस उद्योग के लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, कागज़ उद्योग या फिर दुग्ध विषयक उद्योग। तो यह कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है? चीन, भारत, जापान या फिर इटली। तो आपको भली भांति पता होगा जो रेशम उत्पादन में जो अग्रणी है वो चीन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन के बाद क्या आता है? चीन के बाद आता है भारत, जो कि सेकंड नंबर पे है। अन्य देशों में वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया आदि प्रमुख देश हैं, लेकिन ये चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ संसाधन के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो दिए गए हैं वो उदाहरण हैं। नव्यकरणीय ऊर्जा के उदाहरण बताना है आपको। नव्यकरणीय संसाधन के प्रकार क्या हैं? अनव्यकरणीय, पुनःचक्रीय या फिर एकल। तो नव्यकरणीय मतलब मीन्स ये हो जाएगा मिट्टी। अनव्यकरणीय जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते ये हो जाएगा थोरियम। पुनःचक्रीय यानी कि पुनःचक्र यानी कि जल को कर सकते हैं, दोबारा इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और एकल क्या है? ये है क्रायोलाइट। तो ए का 2, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए ही बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया है? कृषि, उद्योग, सेवाएं और फिर सभी सही हैं। जो तृतीय क्षेत्र में तय होता है सी ऑप्शन। सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, यातायात, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ये नहीं पूछा, ध्यान रखना है। बादाम पहाड़, जावर, बेलाडीला या फिर अनंतपुर। तो ये कौन सा लौह खनन क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है आपका है ऑप्शन नंबर बी, जावर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता है लगभग 63.5%, 64.5%, 65.5% या फिर 66.5%। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो महिला साक्षरता था वो था 64.6%। तो जो अप्रॉक्सीमेट लगभग आसपास का ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष जो साक्षरता थी वो थी 80.9% यानी कि समथिंग 81%। और जो अंतराल था वो था 16.3%, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो साक्षरता का डिफरेंस था यानी कि अंतर था वो 16.3% था। तो ये आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो यह है उड़ीसा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? घाटी दिया, इधर क्षेत्र दिया गया। लाहौल स्पीति घाटी, महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी के मध्य। कश्मीर घाटी, पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य। फूलों की घाटी, मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य। कुल्लू घाटी, ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कश्मीर घाटी है वह ये पहला है, देखने के अनुसार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। आइए कुछ और देखते हैं। लाहौल स्पीति जो घाटी है वो महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। लाहौल स्पीति घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। और उसके बाद फूलों की घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच है। और एक है तक कुल्लू घाटी जो कि महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी की मध्य स्थित है, कुल्लू घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। विषुवत क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। विषुवत क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। इसमें कौन सा बताना है? ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। या फिर डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। जाड़े की वर्षा विशेषता किसकी है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों की, मानसून प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश की? तो जाड़े की जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, सम्मुख बाएं वृत्त चतुर्थांश में, पृष्ठ दाहिने व चतुर्थांश में या फिर पृष्ठ बाएं वृत्त चतुर्थांश में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में? तो जो न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल? तो कौन सी करती है? डी ऑप्शन आयन मंडल करती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महासागर में सर्वाधिक व्यापक अकार्बनिक पैलोजिक निक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा है? लाल सिंधु पंख, रेडियो लारियन पंख निपंख, ज्वालामुखी धूलि या फिर चूना प्रधान सिंधु पंख? तो ये है लाल सिंधु पंख। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। बी है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं। या फिर सी उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं। या फिर